नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम भारत में अभिव्यक्ति की उस आजादी के बारे में बात करेंगे जो कुछ लोगों की जेब में चली गई है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच पर इजराइल के एक फिल्म मेकर आते हैं और सार्वजनिक रूप से फिल्म कश्मीर फाइल्स की आलोचना करते हैं। कहते हैं कि यह फिल्म नहीं है बल्कि यह एक अश्लील प्रोपेगेंडा है। इसके बाद हमारे ही देश का एक वर्ग इस पर तालियां बजाता है और इसे अंतिम सत्य मानकर एक विदेशी के कहने पर अपने ही देश के लोगों पर बनी इस फिल्म का मजाक उड़ाने लगता है। इस फिल्म को अश्लील कहना और प्रोपेगेंडा कहना हर कश्मीरी पंडित का अपमान है और भारत के उन करोड़ों दर्शकों का भी अपमान है जिन्होंने इस फिल्म को अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, इसे अपनी कहानी समझा। और यह सब कुछ हो रहा है कला के नाम पर और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। आज हमारे साथ द कश्मीर फाइल्स के निर्माता और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ही लाइव होंगे और वो अपना दर्द और अपने विचार आज आप सबके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद आपको इजराइल के फिल्म मेकर नडाव लापिड के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, जिससे यह पता चलता है कि यह एक फिलिस्तीन समर्थक है और अक्सर उसकी अपनी फिल्मों में इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। नडाव लापिड ने जिस तरह से भारत सरकार के इस मंच का दुरुपयोग किया है उससे भारत और इजराइल के संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था, लेकिन इजराइल की सरकार ने इस घटना के बाद नडाव लापिड की खुली आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि वो उनके इस वक्तव्य से, इन विचारों से इजराइल की सरकार बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज हम भारत में अभिव्यक्ति की उस आजादी के बारे में बात करेंगे जो कुछ लोगों की जेब में चली गई है। आज जब मैं इस टीवी स्टूडियो में आया तो मैं एक चीज ढूंढ रहा था और वो है अभिव्यक्ति की आजादी। चारों तरफ देख रहा हूं, कहीं दिखाई नहीं दे रही और मुझे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी आज खोजने पर भी मिल नहीं रही। और आप भी अपने आसपास देखिए, शायद आपकी अभिव्यक्ति की आजादी भी कहीं खो गई है और हो सकता है कि अब वो आपको शायद वापस ना मिले। और यह भी हो सकता है कि अब हमें इस अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक नई लड़ाई लड़नी पड़े। 1947 से पहले हमने देश को आजाद कराने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी और आज 2022 में जब हमें आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, तब हमें एक नई लड़ाई लड़नी होगी जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए होगी। क्योंकि आजाद तो हम हो गए, लेकिन विचारों को व्यक्त करने की आजादी आज भी नहीं है और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसमें भी वही बात है। कश्मीर फाइल्स भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और उन पर अत्याचारों को दिखाया गया है और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को भारत के लोगों का बहुत प्यार मिला और कश्मीरी पंडितों ने भी इस फिल्म को बहुत सराहा था। यानी इसका मतलब यह है कि यह बयान भारत के लोगों की पसंद और भारत के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का सीधे तौर पर अपमान है और यह हमारे विचारों का भी मजाक है। अब हम सीधे चलते हैं विवेक अग्निहोत्री के पास जो इस फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। और आज जो बात करेंगे हम वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही करेंगे और ये भी देखिए अच्छा है कि आप भी आज ब्लैक पहनकर आए हैं ताकि आप दुनिया को ब्लैक और व्हाइट का फर्क बता सके आज। और मेरे बाल व्हाइट हैं तो वो आपके बाल व्हाइट हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। पर थैंक यू। मैं पहली बार आपके इस कार्यक्रम में आ रहा हूं और अभी मैं अमेरिका में तो वहां पे आपके कार्यक्रम को बहुत लोग देखते हैं और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। विवेक, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये नडाव लापिड को फिल्म फेस्टिवल के मंच से आपकी फिल्म के बारे में ये सब बातें करते हुए देखा? वर यू शॉक्ड, एंग्री थे, सरप्राइज थे या दुखी थे? मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि जब मैंने ये फिल्म बनाते बनाते ही इसका जब रिसर्च ही कर रहे थे तभी से लोगों ने प्रोपेगेंडा बोलना शुरू कर दिया था और वो एक खास तरह के लोग हैं। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कौन लोग हैं वो। भारत के एक मशहूर डायरेक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा ही मशहूर हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी फिल्म जाए ऑस्कर के लिए लेकिन कश्मीर फाइल्स नहीं जानी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। तभी मैंने उसी वक्त एक वक्तव्य भी दिया था। मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये उनके लीडर हैं और ये पूरी एक कैंपेन चलाएंगे।
और वही कैंपेन चल रही है। मैं उसके कई उदाहरण भी आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि ये कैंपेन क्यों चल रही है इस फिल्म को लेके। अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म है तो किसी को इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। कौन केयर करता है प्रोपेगेंडा फिल्म्स की? प्रोपेगेंडा तो कोई केयर नहीं करता, वो तो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स होती हैं, उन्हीं के लोग देखते हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म को लेके इतना एक तरफ, पहली बार भारत के इतिहास में कोई फिल्म बिना स्टार्स के, बिना गानों के, बिना किसी चीज के इतनी बड़ी हिट हुई है। विवेक, आपकी जो जिंदगी है कश्मीर फाइल से पहले और कश्मीर फाइल से बाद, ऐसा लगता है 2 अध्याय हो गए अब आपकी जिंदगी के, और उसके बाद लगातार हर बार आपसे अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। आप कूदते हैं आग में और फिर झुलसते भी हैं, और फिर कह दिया जाता है आपको कि आप फेल हो गए, इस बार भी आप पास नहीं हुए। आरोप लगते हैं। एक आरोप यह भी लगता है कि आपने इस फिल्म से इतना पैसा कमा लिया, उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली, गाड़ियां खरीद ली, फ्लैट्स खरीद लिए, और आपने इन सारी भावनाओं का कमर्शियल इस्तेमाल किया है। सो इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आपका जीवन में क्या बदलाव आए? मेरी निजी जिंदगी तो अभी भी वैसी की वैसी है। जो मुझे रोज देखते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं मेरे में तो रत्ती भर का कोई अंतर नहीं है। कोई, मैं देखिए 25-30 साल का तो नहीं हूं कि मैं चकाचौंध में आ जाऊं। और मैं जो भी, लोग समझते नहीं कि पैसा कितने लोगों में बंटता है, कितना परसेंट आता है, पर एनीवे जो भी पैसा है उसी पैसे से मैं वैक्सीन वॉर बना रहा हूं। और जितना रिसर्च, हम लोग की एक टीम जो पूरी रिसर्च है, उसको कौन फंड करता है? ये सारा का सारा ताशकंद फाइल्स का, बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम का, कश्मीर फाइल्स का, ये सारा रिसर्च हम लोग 4-4 साल करते हैं। हम 3-4 साल में एक फिल्म बनाते हैं। ये सारा का सारा दारोमदार मुझ पे है कि वो सारी कहानियां जो लोग बोलने से डरते हैं वो हम लोग बनाएं, और मेरे जीवन काल में मैं जितनी ज्यादा बना सकूं, अगर सरस्वती का आशीर्वाद हुआ तो मैं बनाऊंगा भी। आप देखिए, और इसीलिए इनको पता है कि हमारा रिसर्च इतना ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने आज चैलेंज भी किया है, एक भी बुद्धिजीवी, एक भी ये जो महान फिल्मकार है या जो भी चाहे, आके साबित कर दे कि एक शॉट, एक डायलॉग, एक सिचुएशन, एक इवेंट द कश्मीर फाइल्स में पूर्ण सत्य नहीं है, जिसके हजारों चश्मदीद गवाह हैं। अगर ये बात साबित कर दे तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक कोई साबित नहीं कर रहा, तब तक मैं इतने ज्यादा सत्य लाना चाहता हूं। और ये जो भी पैसा है सारा उसी में जा रहा है। ये पहली बार हम फिल्म बना रहे हैं जिसमें कि किसी का सपोर्ट नहीं है। हम पूरे के पूरे जो पैसे कमाए उससे हम ये फिल्म बना रहे हैं। विवेक, एक और नई चीज अब आप ये सोचिए कि इसका मैंने पोस्टर रिलीज किया। जी बोलिए। एक चीज बताना चाहता हूं, जिस दिन मैंने ये पोस्टर रिलीज किया, उसी दिन से ये पूरा इकोसिस्टम मेरी जान के पीछे पड़ गया। और इन लोगों ने उसके बाद 3-4 फेक आर्टिकल्स प्रिंट किए हैं कि कैसे भारत की हमारी अपनी वैक्सीन जो है वो गलत है, अच्छी नहीं है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये फिल्म बनाने के बाद, ये बड़ा रेयर होता है कि फिल्म बनाने के बाद किसी निर्देशक को सुरक्षा लेनी पड़े। आज आप कमांडोज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा में रहते हैं, कहीं खुलकर कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, अपने ही देश में। नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने टेररिस्ट लोगों के सपोर्ट में फिल्म नहीं बनाई। जो बाकी लोगों ने जितनी फिल्में बनाई थी उसमें टेररिज्म को जस्टिफाई किया गया था, टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया गया था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की भाषा जो कल वो फिल्म मेकर ने मंच से वहां पे बोली, वो भी यही बोलते हैं कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। और जो टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं वो भी यही बोलते हैं। तो ये जो मीडिया के कुछ लोग हैं, ये जो कुछ कांग्रेस और आप के लोग हैं, ये सब टेररिस्ट लोगों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की बात तो आपने सुन ली। अब विस्तार से आपको इस पूरे विवाद के बारे में बताएंगे, और यह बहुत चिंताजनक बात है। यह विवाद उस बयान को लेकर शुरू हुआ था जिसमें कश्मीर फाइल्स को एक वल्गर और प्रोपेगेंडा से भरी फिल्म बताया गया, और यह बयान इजराइल के एक फिल्म मेकर ने दिया। उनका नाम है नदाव लपिड। नदाव लपिड गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी के चेयरपर्सन थे। सोचिए, ज्यूरी के सदस्य भी नहीं, ज्यूरी के मुखिया थे। जिस ज्यूरी ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की प्रतियोगिता में बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर जैसे, बेस्ट फिल्म जैसे अवार्ड के लिए कलाकारों का चयन किया, फिल्मों का चयन किया, उस ज्यूरी को वो हेड कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिन 15 फिल्मों का चयन करना था, उनमें 12 फिल्में दूसरे देशों में बनी थी, जबकि 3 फिल्में भारत की थी। भारत में इजराइल के जो कॉन्सुल जनरल हैं, उन्होंने भी आज अनुपम खेर के साथ मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे मुलाकात की और इस घटना के लिए माफी मांगी। जबकि अनुपम खेर ने कहा कि इजराइल के फिल्म मेकर इस घटना से 24 घंटे पहले अपने होटल के कमरे में नहीं थे, और हो सकता है उनके इस बयान के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश
या फिर टूल किट रहा हो। ये टूल किट गैंग है। जैसे ही ये इन्होंने स्पीच दी, एक आई थिंक 30 सेकंड के अंदर भरमार आ गई सबकी, हाँ देखिए देखिए। तो इसका मतलब है, और मुझसे किसी बड़े विश्वस्त सूत्रों ने कहा कि उससे पहले पूरी रात अपने कमरे में नहीं थे, पता नहीं कहाँ थे। एंड ही रोट दैट स्पीच which was not given, which was not he was supposed to speak. So it's a very pre-planned kind of a thing. It's unfortunate. This speech, which we don't accept none whatsoever. The first person to call, and I did right away in the morning, to call Anupam Kher, my friend, and just to apologize. To apologize about speech that was a private opinion, maybe with some European juries, but nothing to do with the state of Israel, officially and unofficially. I tweeted, I sent some clips that I had with Pallavi and Pallavi Joshi and Vivek, the director of the Kashmir file, that I did a year ago. I'm a diplomat, I cannot intervene in internal Indian discussion. But definitely, I want to say that it's not a propaganda. Definitely, I would like to say that it was very strong film and give the place to the people who suffer in Kashmir. और अब आज का इतिहास। अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने 1877 में आज ही के दिन लोगों को फोनोग्राफ का पहला डेमो दिया था। एडिसन का फोनोग्राफ अपने आप में काफी फेमस था, और क्योंकि इसमें न सिर्फ आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी बल्कि उसे बाद में सुना भी जा सकता था, यानी उसे रीप्ले किया जा सकता था। मशहूर स्पेनिश फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना का आज 1899 में गठन हुआ था। इस फुटबॉल क्लब की नींव स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और स्पेन के कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों ने रखी थी। एफसी बार्सिलोना दुनिया का दूसरा सबसे महंगा फुटबॉल क्लब है, जिसका सालाना कारोबार करीब 4,930 करोड़ रुपए का है, जबकि दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल क्लब है स्पेन का रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। और जो मशहूर खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी और नेमार, ये कुछ विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि एफसी बार्सिलोना के टीम में खेल चुके हैं। 1972 में आज अमेरिकी वीडियो गेम डेवलपर अटारी ने दुनिया का पहला कमर्शियली सक्सेसफुल वीडियो गेम रिलीज किया था, और इस वीडियो गेम का नाम था पोंग, जिसे एक आर्केड गेम की तरह विकसित किया गया था। आर्केड गेम सामान्य तौर पर खेले जाने वाले हैंडहेल्ड वीडियो गेम से अलग होते हैं और इन्हें आमतौर पर एंटरटेनमेंट मशीन की तरह सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है, और इन्हें खेलने के लिए सिक्का डालना होता है। आप में से कई लोगों ने ये खेला भी होगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपके सही होने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि सामने वाला गलत है। हो सकता है जो आपको 6 नजर आ रहा हो वो सामने वाले के लिए 9 हो। नमस्कार।